तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि महाराज जॉन फाइनली वहां पर ब्लू स्पिरिट को एक नाम भी दे देता है और साथ उसे अपना फैमिलियर बना लेता है। तो इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि वो उस बुक की तरफ देखता है और कहता है कि अब यहाँ पर इस बुक का क्या करूं, और वो उससे पूछता है कि यहाँ पर इस बुक को ह्यूमन लेदर के अंदर क्यों लपेटा गया है। वो ब्लू स्पिरिट से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं ना किसी ब्लू स्पिरिट को जानती हूँ, मुझसे बात मत करो। तो महाराज जॉन उसे कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा यहाँ पर मास्टर हूँ, तुम्हें यहाँ पर मुझसे बात करनी होगी। ब्लू स्पिरिट उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपना पाइप पीने में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारा जॉन उस बुक को ओपन करता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसको पढ़ने वाला हूँ। तो उसके अंदर जो राइटिंग्स होती हैं वो सारी ब्लड के साथ लिखी गई होती हैं। तुम्हारा जॉन कहता है कि हालांकि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसको पढ़ सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा जॉन जो होता है वहां पर उसको पढ़ना स्टार्ट करता है, जबकि वो ब्लू स्पिरिट सोच रही होती है कि इस बेवकूफ को क्या लगता है कि ये यहाँ पर इसको इतनी आसानी से डिक्रिप्ट कर सकता है। ये यहाँ पर शामन्स के लिए लिखी गई, शामन्स ने खुद इस बुक को लिखा था, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ शामन इस बुक को पढ़ सकते हैं। वो उसकी तरफ देखकर वहां पर हंसना शुरू कर देती है, जबकि हमारा जॉन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे सामने इसलिए हंस रहा है क्योंकि इसे लगता है कि मैं इस बुक को पढ़ नहीं सकता और इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मेरी बात भी नहीं मानेगी, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जबरदस्ती से ये बुक पढ़वा सकता हूँ, लेकिन फिर हम दोनों का रिलेशन खराब हो जाएगा। इसी वजह से हमारा जॉन जो होता है वहां पर उसको पढ़ना स्टार्ट करता है। तो उसके अंदर जो लिखा होता है डिस्पेयर के हमें यहाँ पर दूसरों के माइंड्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। यहाँ पर किसी चीज के ना होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई ना कोई चीज मौजूद थी और साथ ही यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाई देता है तो असल में वो यहाँ पर है नहीं। जैसे जैसे वो यहाँ पर एन्चेंटमेंट्स को पढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है, उसे रोकने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन एन्चेंटमेंट जो होती है वो आधे रास्ते में पहुंच चुकी होती है और वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो हमारा जॉन कहता है कि उसके आगे जो लफ्ज होता है वो लिखा होता है कि डीमन हमेशा यहाँ पर अच्छाई के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट ब्लड के पास यहाँ पर पावर होती है इस सब को रिवर्स करने की। और जो उसकी एन्चेंटमेंट का जो आखिरी लफ्ज होता है, इसी के साथ हमारा जॉन के हाथ के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और बुक जो होती है उसके हाथ के साथ चिपक जाती है। जॉन कहता है कि ये क्या हुआ, जो बुक मेरे हाथ के साथ क्यों चिपक गई है। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट चिल्लाकर उसे कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बेवकूफ लड़के, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है, तुमने यहाँ पर इस बुक के अंदर लिखी हुई एन्चेंटमेंट को कैसे पढ़ा है। जॉन कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे बुक के बारे में बताओ, लेकिन तुमने कुछ बताया नहीं, मैंने बस यहाँ पर पढ़ा और जो सब कुछ हो गया, अब मैं क्या करूँ। इसी के साथ ही जॉन को वहां पर एक जबरदस्त झटका लगता है कि वहां पर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी होती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर वहां पर उसकी सांस गौंट रही होती है। तुम्हारा जॉन कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो उसे कहते हैं कि सांस लो सांस लो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे सांस लूं। वो उसे कहती है कि अपनी अंदर जितनी भी सेंसेस है सभी को शांत कर दो, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है, दिमाग के अंदर जो कुछ भी चल रहा है सबको शांत करो, यहाँ पर फोकस करो। अगर तुम यहाँ पर फोकस करोगे तभी तुम यहाँ पर जिंदा रह पाओगे, वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तो वो उसे कहते हैं कि अपनी सारी एनर्जी को यहाँ पर अपने हाथ की तरफ फोकस करो ताकि तुम अपने हाथ के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को एक्सपेल कर सको। इसी के साथ हमारा जॉन वैसा ही करता है और उसके हाथ के अंदर से डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल जाती है और वो बुक जो होती है उसके हाथ से वहां पर गिर जाती है। तो जॉन कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, जबकि ब्लू स्पिरिट वहां पर सोच रही होती है कि इस लड़के ने यहाँ पर रिचुअल ऑफ अटैचमेंट को एक ही बार में पढ़कर उसको परफॉर्म कर लिया। मुझे लगता है कि ये लड़के के पास मार्शल आर्ट्स तो नहीं है, लेकिन ये लड़का वाकई में ग्रेट क्वालिटीज के साथ पैदा हुआ है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी चीज को पहली बार में परफॉर्म कर सकता है। और इस बात से वो काफी खुश भी होती है और कहती है मैं यहाँ पर इस बात को विटनेस कर रही हूँ, इस बात को मैंने यहाँ पर हजारों लाखों साल में नहीं देखा, मरने से पहले भी मैंने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह का कोई लड़का इतना टैलेंटेड नहीं देखा था। तुम्हारा जॉन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि वहां पर मेरी सांस ही बंद हो जाएगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर हुआ क्या। तो ब्लू स्पिरिट उसे बताती है कि उस बुक के अंदर लिखे हुए तुमने एक स्पेशल मंत्र को बोला था, जो मंत्र यहाँ पर अटैचमेंट के लिए होता है, यानी किसी भी चीज को तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी चीज को अपने हाथ के साथ अटैच कर सकते हो इस स्पेशल मंत्र को बोलकर, लेकिन तुमने उस मंत्र को गलत बोला था, इसी वजह से। तुम्हारा जॉन उसे कहता है तो अब तुम यहाँ पर मुझे सारी बात बता रही हो। तो वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। और साथ ही वो गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं यहाँ पर बस तुम्हें ये कह रही हूँ कि अपनी बॉडी को बचाओ, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर नुकसान पहुंचेगा तो मुझे भी नुकसान पहुंचेगा, अगर तुम मरोगे तो फिर मैं भी यहाँ पर मरूंगी, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। हमारा जॉन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर कहा था कि मैं यहाँ पर चीजों को पुल कर रहा था, लेकिन वहां पर मेरे पेट के अंदर इतना दर्द क्यों हो रहा था और मेरी सांस क्यों बंद हो रही थी। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहते हैं क्योंकि तुम वहां पर अपने हाथ में बुक पकड़कर उसको पुल करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारे अंदर यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। ये असल में एक स्पेशल टेक्निक है जो स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने के लिए है। इसकी मदद से तुम यहाँ पर किसी भी चीज लिविंग थिंग, यहाँ पर किसी भी ऐसी चीज जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी हो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में गैदर कर सकते हो। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं वहां पर वो डेड बॉडी देख रहे हो, तो वहां पर इल्सैंग की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो उसे कहते हैं कि इस बंदे की बॉडी के ऊपर अपना हाथ रखो और इसकी बॉडी के ऊपर स्टैंडमेंट को यूज करो और फिर देखना इसकी बॉडी के अंदर जो बची कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सारी तुम्हारी बॉडी में आ जाएगी। तुम्हारा जॉन कहता है कि वाकई में ये काम करेगा और इसी के साथ ही उसे उठाकर लाता है, वहां पर उसकी बैली के ऊपर हाथ रखता है। वो उसे कहती है कि यहाँ पर हाथ रखो और साथ ही उसे कहते हैं कि क्या मुझे यहाँ पर एक बच्चे की तरह तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर अभी
अभी सीख रहा है, मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ। और हमारा जॉन कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही वहां पर वो सारा मंत्र दोबारा से बोलता है। जब हमारा जॉन वहां पर सारा मंत्र दोबारा से बोलता है तो इल्सैंग की बॉडी के अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर रह गई थी, वो सारी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। हमारा जॉन जो होता है स्पिरिचुअल एनर्जी को वहां पर महसूस करता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जाने के बाद मेरी बैली बटन के पास जाकर इकट्ठी हो रही है। क्या जैसे यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की क्या इसे की एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे गोचान ने बताया था, गोचान ने कहा था कि एक जो मार्शल आर्टिस्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर की एनर्जी होती है जो कि उसकी मेडियंस के अंदर जाकर स्टोर होती है। इसी वजह से मार्शल आर्टिस्ट उस की एनर्जी को अपनी मर्जी से यूज कर पाते हैं। क्या मैं भी यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। और हमारा जॉन वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि वो यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है, लेकिन साथ ही वो सारी एनर्जी वहां पर से डिसिपेट हो जाती है। जॉन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है कि ब्लू स्पिरिट अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, मेरी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी गई और वो स्टोर हो रही थी लेकिन वो कहां पर चली गई। तो वो उसे कहती है बेवकूफ बच्चे, तुम ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए ब्रेक थ्रू करना पड़ता है, एक स्पेशल लेवल में ब्रेक थ्रू करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी कोर बनती है जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करती है। ऐसे तुम जहां पर जितनी मर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर लो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर स्टोर नहीं होने वाली बल्कि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर डिसिपेट हो जाएगी। हमारा जॉन कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर इस मंत्र की मदद से स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर सकता हूँ और बहुत ही जल्दी अपनी पावर लेवल को बढ़ा सकता हूँ और एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो ब्लू स्पिरिट उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, लगता है कि ये लड़का मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, तो अगर क्या मैं इसको यहाँ पर बता दूं कि इसने यहाँ पर जिस मंत्र को सीखा है वो मंत्र अभी फिलहाल के लिए एनर्जी को गैदर करने के लिए है, लेकिन उसके ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक है। असल में यहाँ पर ये 8 टेक्निक्स है, असल में ये 8 टेक्निक्स है और 8 टेक्निक्स में से इसका सेकंड लेवल जो है वो थॉट शैटरिंग टेक्निक है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी को गैदर करने के बाद अपनी सोच की एनर्जी के साथ ही किसी चीज को शैटर कर सकता है। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है वहां पर माय जियोन को हौसला देते हुए कहती है कि ये की पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने के बाद स्कैटर होगी, लेकिन असल में वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है। अगर तुम यहाँ पर उसको चैनलाइज करो तो तुम उसे यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर सकते हो। जरा ध्यान लगाओ, अपनी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है सभी को अपने हाथ के ऊपर लेकर आओ। जियोन कहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे करना है। तो वो कहती है बस यहाँ पर अपने दिमाग में सोचो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। तो हमारा जियोन वहां पर सोचना स्टार्ट करता है और इसी के साथ ही वो बहुत सारी एनर्जी को महसूस करता है। उसे महसूस होता है जैसे उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है और वो एनर्जी जो होती है उसके हाथ की तरफ आ जाती है। तो इसी के साथ उसके हाथ के अंदर बहुत सारी एनर्जी आकर गैदर हो जाती है जो कि उसी की अपनी बॉडी के अंदर से निकल कर आती है। तो वो एनर्जी को गैदर करने के बाद पंच बनाता है और उस पंच के साथ वहां पर सामने एक पिलर के ऊपर पंच दे मारता है। जब वो पिलर के ऊपर पंच मारता है तो वो एनर्जी जो होती है पिलर को भी तोड़ देती है और साथ ही पीछे वाली दीवार के अंदर भी एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और हमारा जियोन जो होता है वहां पर बहुत इंप्रेसिव पावर को शो करवाता है। ये देखकर ब्लू स्पिरिट बहुत सा हैरान होती है और कहती है कि इस लड़के ने ऐसे कैसे कर लिया। मुझे तो यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि इस लड़के को मार्शल आर्ट्स के एम के बारे में भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस लड़के ने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर की को गैदर किया और साथ ही उसको यहाँ पर फायर करना यानी शूट करना भी सीख लिया है। क्योंकि हमारा जियोन वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। हमारा जियोन कहता था अब मुझे समझ आए कि वो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर मुझसे इतने ज्यादा बेहतर क्यों और सभी लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की मदद से हम लोग वो कर सकते हैं जो हम लोग एक नॉर्मल पंच के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। मैंने तो यहाँ पर पिलर को भी तोड़ दिया और साथ ही यहाँ पर दीवार के अंदर भी इतना बड़ा गड्ढा बना दिया। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर की पावर को कंट्रोल करना सीख जाता हूँ तो गार्ड कैंप को मैं एक ही पंच मारकर मार सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 16 का एंड होता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन फाइनली वहां पर अपने हाथ के अंदर एनर्जी को गैदर करता है और की एनर्जी के साथ एक पंच मारता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उस फाइनली यहाँ पर पहली बार जिंदगी में मार्शल आर्ट्स के बारे में पता चला है कि यहाँ पर की कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तो जियोन कहता है कि अब मुझे यहाँ पर समझ आए कि ये सब कुछ कैसे किया जाता है और सभी लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को क्यों सीखते हैं। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट्स को सीखने के बाद किसी को मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये बात सुनने के बाद ब्लू स्पिरिट पहले तो हैरान होती है, फिर साथ ही वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस लड़के को मार्शल आर्ट्स के ट्रू एसेंस के बारे में अच्छी तरह से पता चल चुका है। इसे पता है कि मार्शल आर्ट्स जो है, हालांकि हम लोग यहाँ पर इसके बारे में जितना भी कहें कि हम लोग मार्शल आर्ट्स अपनी सेफ्टी के लिए या फिर दूसरों को बचाने के लिए सीख रहे हैं, लेकिन असल में मार्शल आर्ट्स तभी सीखी जाती है जब हम लोग अपनी मार्शल आर्ट्स को यूज करके दूसरे की जान लेना चाहते हो। और जियोन इसी के साथ ही आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ब्लू स्पिरिट अब मुझे बताओ कि इसकी सेकंड टेक्निक कौन सी है, हम लोग यहाँ पर इसका सेकंड लेवल कैसे अनलॉक करें। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट उसे बताने लगती है, लेकिन साथ ही चलाकर उसे कहती है कि क्या बकवास हो रही है, मैं तुम्हारी कोई टीचर नहीं हूँ, यहाँ पर
तुम मुझसे क्या बातें गुलवा रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, तुम्हें एक बता दी इतनी ही काफी है, इसके बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाली। और इसी के साथ वो पीछे की तरफ घूम जाती है और कहती है कि इस लड़के ने यहाँ पर मीठी मीठी बातें करके मेरे पास से 2 टेक्निक्स निकलवा ली और इसने मुझे यहाँ पर ये सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। आज से पहले मैंने यहाँ पर कभी भी किसी डिसाइपल को नहीं सिखाया और ये यहाँ पर मेरी जिंदगी में पहला डिसाइपल है जिसकी मैं गुलाम हूँ। जियोन उसे कहता है कि ब्लू स्पिरिट प्लीज मेरी बात सुनो, तो वो कहती है नहीं मुझसे बात मत करो। तो जियोन कहता है लगता नहीं है कि इतनी आसानी से मैं यहाँ पर इससे बात करवा पाऊंगा, फिलहाल के लिए इसके ऊपर जोर डालना ठीक नहीं है, जिस तरह चल रहा है इतना ही ठीक है। मेरे पास यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की पहली लाइन आ चुकी है, बस मुझे यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। साथ ही वहां पर वो सोच रहा था कि मेरे हाथ से यहाँ पर बहुत सारी डार्क एनर्जी क्यों निकल रही है। इसने कहा था कि सारी एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर से ये ब्लैक कलर की एनर्जी क्यों निकल रही है जो कि शायद एब्जॉर्ब हो रही है। मैं इसे यही पूछना चाहता था कि ये यहाँ पर जा क्यों नहीं रही, ये स्कैटर क्यों नहीं हो रही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी आसानी से मेरे सवाल का जवाब देने वाली है, क्योंकि वो नाराज होकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है। फिर साथ ही वो कहता है चलो छोड़ो, फिलहाल के लिए से सवाल नहीं पूछते। वैसे भी यहाँ पर मुझे चीजें खुद से समझने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि ब्लू स्पिरिट चलो यहाँ पर से निकलते हैं, और वो ब्लू स्पिरिट के साथ वहां पर से बाहर आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि आपको पता होगा कि लेडी सियोक ने अपनी पर्सनल गार्ड को फीनिक्स पवेलियन में भेजा था ताकि वो जाकर शामन के बारे में बता सके कि शामन उनके शामन को किसने मारा है। तो फीनिक्स पवेलियन में पहुंचती है, तो वहां पर पहुंचने के बाद वो अंदर जाती है तो बिल्कुल खाली होता है। वहां पर बहुत सारे स्टैचूज पड़े होते हैं, वहां पर काफी स्कैरी स्टैचूज होते हैं, लेकिन वहां पर एक भी इंसान नहीं होता। और इसी के साथ वो चलते चलते वहां पर सामने जाती है जहां पर एक बड़ा सा स्टैचू होता है। उस बड़े से स्टैचू के सामने छोटा सा दिया जल रहा होता है, तो वो उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर ही बात करनी होगी, क्योंकि सभी लोग यहीं पर आकर बात करते हैं और मुझे बताया गया था कि मुझे वहां पर जो आग जल रही होगी उसके सामने खड़े होकर सारी बात बतानी है। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सभी को पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ पर लेडी सियोक ने स्पेशली आपको ये मैसेज देने के लिए भेजा है कि आपका जो शामन जो हमारे घर हमारे मेंशन में आया था मायोशिन, वो मर चुका है और उसे मारने वाला कातिल भी वहीं पर है। हमारे थर्ड यंग मास्टर जिसका नाम मॉक योंग वून है, उसने उसे मारा है। साथ ही वो अपने पास से 300 सिल्वर कॉइंस निकालकर वहां पर रखती है और कहती है ये 300 सिल्वर कॉइंस मास्टर म्योशिन के हैं, क्योंकि उनसे हमने वादा किया था, और साथ ही 400 सिल्वर कॉइंस हम लोग आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हमें यहाँ पर आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी है कि आप यहाँ पर हमारे लिए एक और काम करेंगे। आपको यहाँ पर हमारी फैमिली के थर्ड यंग मास्टर मॉक योंग वून को मारना होगा। अगर आप लोग उसे मार डालते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर आपको ये 400 एक्स्ट्रा देने वाले हैं। तो इसी के साथ ही उसके सामने जो लाइट होती है वो बुझ जाती है। तो वो कहती है लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और इसी के साथ ही वो थैंक यू बोलकर वहां पर से बाहर आ जाती है। तो जब बाहर आ जाती है वो कहती है कि मुझे वहां पर शोर इससे महसूस हो रहा था कि वहां पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे, ऐसा लगता है जैसे वहां पर छुपे हुए बहुत सारे लोग थे। और इसी के साथ ही वहां पर से वापस चली जाती है। जबकि उसके चले जाने के बाद वहां पर पहले जहाँ पूरे का पूरा हाल जो था वो खाली था, वहां पर जो स्टैचूज होते हैं वो सभी हिलना शुरू हो जाते हैं और वहां पर से एक एक करके शामन निकलना शुरू होते हैं। सबसे पहले वहां पर दिखाते हैं कि वहां पर म्योशिन की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। वो म्योशिन की डेड बॉडी के पास आते हैं और उनसे कहता है, उनका जो लीडर होता है उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि ये मर्डर है, ये यहाँ पर इसे किसी ने जानबूझकर मारा है। यहाँ पर जो बाकी के शामन्स होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग इस बात से एग्री करते हैं। लेडी सियोक के इस गार्ड ने यहाँ पर बताया कि उनकी जो नौकरानी थी वो हवा में उड़ना शुरू हो गई थी, अचानक से वो हवा में उड़ रही थी। तुम्हें लगता है कि ये क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि ये येलो स्पिरिट हो सकती है। तो वो लोग कहते हैं हाँ ये सिर्फ और सिर्फ एक येलो स्पिरिट ही हो सकती है। लगता है कि थर्ड यंग मास्टर की बॉडी के ऊपर येलो स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है। तो दूसरा उनसे कहता है सवाल ये है क्या वाकई में यहाँ पर येलो स्पिरिट ने उसकी बॉडी पर कब्जा किया है? क्योंकि अगर उसकी बॉडी पर येलो स्पिरिट ने कब्जा किया है तो वो उसे ऑर्डर कैसे दे सकता है? फिर साथ उनमें से कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आज से पहले कभी किसी ने येलो स्पिरिट को अपना फैमिलियर नहीं बनाया। येलो स्पिरिट्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और कोई भी उनके साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता। फिर उनमें से एक शामन कहता है चाहे जो भी हो लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी सिचुएशन से निमटना नहीं होगा। और वो सभी लोग वहां पर फैसला करने के बाद कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर ये फैसला करते हैं कि मॉक फैमिली के थर्ड यंग मास्टर मॉक योंग वून को मरना होगा। तो बॉस उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी में से किसी एक को ऑर्डर देता हूँ, तुम सभी में से किसी एक को वहां पर जाना होगा, जाकर उस लड़के को मारना होगा। हम नहीं चाहते कि कल को वो लड़का बड़ा होकर हमारे सामने यहाँ पर आकर खड़ा हो जाए और हमारे और ज्यादा शामन भाइयों को मारे। इसी वजह से हमें यहीं पर उसको खत्म करना होगा। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गोचान का दिखाया जाता है कि गोचान बेचारा जो होता है उसे अभी भी यहाँ पर नींद आई होती है, क्योंकि पूरी रात वो यहाँ पर ऑन गार्ड रहा था, ड्यूटी करता रहा था और सुबह के वक्त उसे यहाँ पर काम पर भेज दिया गया और उसके लिए वहां पर एक चिमनी लेकर आता है जिसके अंदर वो आग जला सके। तो इसी के साथ ही वो अंदर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर तुमने जो कहा था वो मैं ले आया हूँ। तो यंग मास्टर कहता है चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि इसके अंदर कोयले डालो और इसके अंदर आग जलाओ। और वो उसके लिए वहां पर कोयले डालकर आग जला देता है और खुद ही वहां पर सेंकने के लिए बैठ जाता है। वो उसे कहता है कि यंग मास्टर इतनी भी ठंड नहीं है कि तुमने यहाँ पर मुझसे अंगीठी मंगवा ली कि हम लोग यहाँ पर बैठकर आग सेकेंगे। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ जलाना चाहता हूँ। तो वो कहता है क्या तुम कुछ जलाना चाहते हो?
और इसी के साथ ही वो वहां पर वही सीक्रेट मैनुअल्स निकालता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इनको जलाने वाला हूँ, ये सीक्रेट मैनुअल अब मेरे किसी काम के नहीं है। तो वो कहता है क्या तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के सीक्रेट मैनुअल्स को जलाना चाहते हो। और इसी के साथ हमारा जॉन जो था उनमें से एक बुक को वहां पर फाड़ना स्टार्ट करता है और उसके पेजेस को वहां पर आग के अंदर फेंक देता है ताकि वो जल जाए। तो उसे कहता है कि यंग मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ना रोना, तुम यहाँ पर इनको जला तो नहीं सकते, तुम इनको मत जलाओ। हमारा जॉन जो होता है उन दो सीक्रेट मैनुअल्स में से एक को वहां पर जला देता है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर दूसरे वाले को भी जलाने वाला हूँ। जबकि इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि यंग मास्टर तुमने यहाँ पर इसको जला क्यों दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि ये दोनों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हमारी फैमिली की सबसे फेमस टेक्निक्स है और हमारी फैमिली की सबसे खतरनाक और ऐसी टेक्निक है जिनको मैनुअल के बिना सीखा नहीं जा सकता। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये वाली टेक्निक चाहिए और इस टेक्निक के लिए वो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हो जाते, तुम यहाँ पर इसकी मदद से उनके साथ निगोशिएट कर सकते थे। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है वो उसके मुंह पर एक बुक मारता है और उसे कहता है इस वजह से तो मैंने यहाँ पर इन मैनुअल्स में से एक को जला दिया है। और साथ ही वो दूसरी किताब जो होती है उसके मुंह पर फेंकता है और कहता है कि ये लो इसको अपने पास रखो। तो इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा। तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक काम करवाना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर सूरज निकलेगा तुम इस बुक को लेना और जाकर या तो लेडीज योग या फिर जाकर सेकंड यंग मास्टर में से किसी एक को दे देना। तो वो कहता है लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग ये बुक उनमें से किसी एक को क्यों देने वाले हैं। जॉन कहता है कि मैं यहाँ पर दिमाग को यूज करने वाला हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी फैमिली कुछ ज्यादा ही पीसफुल है। अगर उन दोनों में से किसी एक के पास ये बुक चली जाती है तो बाकी के दोनों जो है वो उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसके पास से बुक लेने की कोशिश करेंगे। इस तरह यहाँ पर ये पीस जो है वो खत्म हो जाएगा और एंड के ऊपर एडवांटेज मुझे मिलने वाला है। नेक्स्ट सीन गार्ड कैंप का दिखाया जाता है कि गार्ड कैंप जो था वो अपनी रूटीन के बारे में बता रहा होता है कि जब मैं उठता हूँ तो सुबह के वक्त मुझे सुबह उठना पड़ता है, जहाँ पर अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, अपना खाना खुद बनाना पड़ता है और उसके बाद मैं अपना बेड ठीक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करता हूँ, सफाइयाँ वगैरह करता हूँ, फिर साथ ही यहाँ पर अपनी रूटीन चेक करता हूँ कि डेली मुझे आज कौन सा काम करना है। जब मैं एक असेसन था तब से मैं यहाँ पर इसी रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन अब से ये रूटीन चेंज होने वाली है क्योंकि अब मैंने यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर से हाथ मिला लिया और बहुत ही जल्दी वो फैमिली का पैट्रियार्च बन जाएगा और जब फैमिली का पैट्रियार्च बन जाएगा मुझे यहाँ पर एक एल्डर बना दिया जाएगा। जब मैं एल्डर बन जाऊंगा मैं अपनी मर्जी से उठूंगा, अपनी मर्जी से सोऊंगा, यानी कि मेरी पूरी रूटीन चेंज होने वाली है, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी ही चेंज होने वाली है। किसी के साथ एक लड़का वहां पर आता है और उसे कहता है गार्ड कैम इस वक्त सेकंड यंग मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं और उन्हें आपको मिलने के लिए बुलाया है। तो गार्ड कैम जब उससे मिलने के लिए जाता है तो वहां पर से वापस आते वक्त उसके चेहरे के ऊपर खून लगाता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गार्ड कैम को सेकंड यंग मास्टर ने क्यों मारा होगा और उसका ब्लड क्यों बह रहा है और वो इतना गुस्से में क्यों है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।